हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपके साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की कोई ऊर्जा, कोई भी एनर्जी। ठीक है, फोर्सेस कुछ भी हो सकता है। लाइक आप पुश कर रहे हो किसी चीज़ को, पुल कर रहे हो, आप किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो, कुछ भी चीज़ है वो एक तरीके की फोर्स है। ठीक है, तो हम उन्हीं को एक्सप्लोर करने वाले हैं, उन्हीं के बारे में खोजबीन करने वाले हैं। ठीक है। इट वॉज अ विंडी डे। सोनाली, रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। एक बहुत ही उस दिन बहुत हवा चल रही थी और सोनाली और रागिनी ने बहुत एक्साइटेड थे वो लोग कि चलो हम लोग साइकिलिंग करने चलते हैं। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन एंड दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल लैंडस्केप। उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ अभी शुरू हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो आसपास के नज़ारे देख कर आते हैं। आफ्टर पम्पिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर्स, अपनी साइकिल के पहियों में, टायर्स में हवा भरने के बाद वो लोग निकल दिए। एज दे रोड थ्रू द विलेज, जैसे ही वो विलेज के चक्कर लगा रहे थे, द विंड रश्ड पास्ट देम। ठीक है, मतलब जो विंड थी वो उनके उनके अपोजिट डायरेक्शन में उनको पुश कर रही थी। ओ नो, द विंड इज़ पुशिंग मी हार्ड। रागिनी ने बोला कि जो विंड है मुझे धक्का मार रही है, पुश कर रही है। स्माइलिंग, सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। ये इंपॉर्टेंट है। वो धक्का क्यों मार रही है आपको? क्या रोज़ जब भी आप चल रहे हो तो आपको ऐसा फील होता है कि हवा से आपको सामने से धक्का लग रहा है? नहीं ना। ऐसा कब फील होता है? जब हम विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, मतलब विंड इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है और हम इस डायरेक्शन से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये विंड हमें क्या कराएगी? एक प्रेशर फील कराएगी। ठीक है। स्माइलिंग, सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, वी मस्ट पुश आर पेडल हार्डर टू मूव फास्टर। अब जब जब ऐसा होता है कि विंड सामने से रेजिस्टेंस दे रही होती है, रुकावट पैदा कर रही होती है, तो उन्हें क्या करना पड़ा? अपनी साइकिल के पेडल जल्दी जल्दी मारने पड़े। देयर राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप। इनकी ये जो राइड थी, जो ये पूरा चल रहे थे, ये चलते चलते कहाँ पहुँचे? एक एक चढ़ाई पे। आप देखते हो ना फ्लाईओवर की जो चढ़ाई आती है, फिर एक साइड ढलान आता है। ठीक, तो ये लोग जब चढ़ाई वाले एरिया पे पहुँचे, सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ। कुछ पार्ट्स जो थे रफ थे। वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पेडल। कुछ रोड तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था पेडल करते टाइम। ठीक, वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूथर। बाकी कुछ पार्ट्स स्मूथ भी थे। व्हेन दे रीच द टॉप, जैसे ये कहाँ पहुँचे? टॉप पे पहुँचे। एंड वर इन्जॉइंग द व्यू, और क्या इन्जॉय कर रहे थे? व्यू इन्जॉय कर रहे थे। दे हर्ड थंडर, उन्होंने क्या सुनी? थंडर सुनी और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी और बिजली देखी। ठीक, इवन दो इट लुक ब्यूटीफुल, भले ही वो कैसी दिख रही थी? ब्यूटीफुल दिख रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम फटाफट से घर चलते हैं। ऑन द वे बैक वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप, एक शीप का क्या जा रहा था? झुंड जा रहा था। ये उसके पास से जब जब निकले, दे प्रेस्ड देयर बाइसिकल बेल्स, उन्होंने अपनी साइकिल की घंटी बजाई और अपने हैंडल को मूव करा दूसरे डायरेक्शन में बदलने के लिए। ठीक है, वही वाली बात, अगर आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते आपको किसी कट पे मुड़ना है, तो भाई आप अपने हैंडल को क्या करोगे? आप अपनी स्पीड को कम करोगे और हैंडल टर्न करोगे, है ना। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि सामने एक शीप का पूरा झुंड है, तो उन्होंने क्या करा? अपनी स्पीड को कम किया और वहाँ जाके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। एज देवर कमिंग डाउन द स्लोप, जैसे ही वो उस हिल के, उस चढ़ाई के स्लोप से उतर के आ रहे थे, दे रियलाइज्ड दैट देयर बाइसिकल वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं जब, तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें बहुत रेजिस्टेंस फील हो रहा था, हमारे पैरों को बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा होता है ना। लेकिन जब हम नीचे उतर के आ रहे होते हैं, ऊपर मंदिर से होते हुए जब हम नीचे उतर के आ रहे होते हैं, तो हम लोग नीचे फटाफट उतरते हुए चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें कोई नीचे खींच रहा है, हम बिल्कुल ही गिर जाएंगे, हम लुढ़क जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ उनके साथ हो रही थी। जब वो हिल से नीचे स्लोप की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी साइकिल अपने आप ही चले जा रही है। ठीक, सोनाली चिल्लाई, इट्स थ्रिलिंग, कि ये तो बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही ऐसे जोश वाला है। इट सीम समथिंग इज़ पुलिंग अस डाउन हिल, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें नीचे से खींच रहा है ना। तो ये अक्सर होता क्या है? ये चीज़ क्या है जो उन्हें फील हुई कि उन्हें कोई खींच रहा है? ठीक, चलिए, टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करवा सकते हैं? मूव करवा सकते हैं। देखो, ये यहाँ पे क्या लगा रहा है? इस पर पुश लगा रहा है। ये इसको रोप की मदद से क्या कर रही है? पुल कर रही है। और इन्होंने इसको क्या कर लिया है? लिफ्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? लिफ्ट कर लिया है, यानी उठा लिया है। ठीक है, इन तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
उसकी जगह से हिला सकते हैं, उसकी मूवमेंट करा सकते हैं, उसे मोशन मिला सकते हैं। ठीक, चलिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ पुल है, कौन सी चीज़ पुश है। योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल। जब एक आपकी साइकिल चल रही है, ठीक है, और पीछे से होता है ना, चल भाई तेरे 2 राउंड्स हो गए, अब तू मेरे को दे साइकिल, तो क्या करते हैं, पीछे की सीट से ऐसे साइकिल को खींचने की कोशिश करते हैं, तो क्या है, पुल है। ठीक है। हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। एक मूविंग बॉल यानी सामने से बॉलर ने बॉल डाली और फिर बैट्समैन क्या करता है, उसको मारता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, बैट की मदद से उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, एक तरीके का पुश था। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। ठीक है, एक बलून है, उसको क्या करना, प्रेस करना, वो भी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। ठीक। वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल से क्या समझा कि क्या हो रहा है ये। डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। क्या एक फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक बॉल जो चलती हुई आ रही है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा के आप उसे रोक भी सकते हो, वहीं आप उस पर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगले उसमें आगे ना, इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसको मोशन में भी ला सकते हैं, और उसकी शेप को भी। शेप को कैसे, आटा गूंथते हैं मम्मी, तो आटा पहले क्या है, पाउडर फॉर्म में है, और उस पर फिर प्रेशर लगा लगा के हम उसको एक डो में, एक आटा गूंदे हुए आटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, उसकी शेप चेंज की। और क्या शेप चेंज की, आपने उसकी लोई बनाई, और लोई बना के फिर आप उसकी रोटी बेलते हो, रोटी एक फ्लैट सरफेस में बन जाती है। तो वो क्या हो गई, उसने अपने वो सर्कल वाले पार्ट से अपने आप को एक फ्लैट उसमें कर लिया, तो उसने अपनी शेप को चेंज किया नहीं किया। ठीक, चलिए इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन। हम ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस को देखते हैं जहाँ पे क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ ड्रॉर। जब आप एक ड्रॉर को खोल रहे होते हो तो आप उसे अपनी साइड खींचते हो, राइट। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे होते हो। अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। एक फील्डर ऐसे करके बॉल को पकड़ता है, उसे स्टॉप करता है। एक फुटबॉल को किक करना। उसके बाद अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसिकल। एक बाइसाइकिल जो चल रही है उस पर अचानक से जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर रहे हो। रोलिंग अ चपाती। एक चपाती को बेलना। एंड टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ ऑटो रिक्शा। किसी ऑटो रिक्शा के स्टीयरिंग को भी क्या करना, उसके हैंडल को चेंज करना। ठीक। व्हाट इफ़ेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट। अब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसा जो फोर्स है वो क्या करती है उस ऑब्जेक्ट के साथ। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एक तो उसकी शेप में भी फ़र्क आ सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टिल है, मतलब वो एक जगह रुका हुआ है, तो उसे वापस से किस में ला सकती है, मोशन में ला सकती है, यानी चलवा सकती है। तो ये रहा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा तो क्या क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है जो कि रेस्ट पे होगी। स्पीड को चेंज करा सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है। डायरेक्शन को भी चेंज करा सकती है। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार में, शेप में भी क्या ला सकती है, चेंज ला सकती है। ठीक है, चलिए आर फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। ये फोर्सेस जो होती हैं, क्या वो इंटरेक्शन दो जनों के बीच के मेल जोल से ही क्या हो सकती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज़ वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट दैट इज़ द टेबल। जब भी आप किसी टेबल को धक्का मार रहे हो तो आप ऐसे गिली गिली छू करके तो उस टेबल को नहीं कर सकते, वो तो मैजिक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको टेबल को मूव कराना है तो आप क्या करोगे, अपने हाथ से प्रेशर लगाओगे, अपने हाथ से क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे और उसको मूव कराओगे। तो भाई आपके हाथ को और टेबल को कांटेक्ट में आना पड़ा, तभी तो मोशन हुआ, है ना। आगे देखते हैं। हेयर वी से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यानी आपका हाथ और टेबल दोनों मिल रहे हैं तभी क्या हो रही है, टेबल मूव हो पा रही है। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। उन सारे एक्शंस के बारे में समझिए जो 5.1 में आपको दिए गए हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस। कितने एक्शंस जो हैं इन्वॉल्व हैं हर एक्शन में। देखिए जब भी आप इस वाले में आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पे एक जगह पे इसको पुश किया जा रहा है, यहाँ पे पुल किया जा रहा है और यहाँ पे लिफ्ट किया जा रहा है। इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है या लिफ्ट करना है, तीनों के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा।
ये सीधा कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं, बट एक रोप की मदद से बॉक्स और अपने बीच में क्या कर पा रही हैं, एक कनेक्शन को बिल्ड कर पा रही हैं। ठीक है, ये देखो इन्होंने तो हाथ से ही उठाया हुआ है, इन्होंने भी हाथ से इसको कर रहे हैं। ठीक, चलिए, Did you notice that forces result only when objects are interacting in some or other way? किसी ना किसी तरीके से अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे तभी हम कहेंगे कि भाई कोई ना कोई तो इनके बीच में फोर्सेस लग रही हैं, तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर पाएगा। We can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. लगभग दो ऑब्जेक्ट्स को तो साथ मिलना ही पड़ेगा, तभी उस ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, अ फोर्स इज़ अ पुश। अब भाई फोर्स इतना सुन लिया, फोर्स आखिर होता क्या है? फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने से उस ऑब्जेक्ट के मोशन में, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में, उस ऑब्जेक्ट की शेप में, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में जब कोई चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है, अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे जो हमारी लिक्विड होता है उसकी लीटर्स है, कोई सॉलिड है तो केजी है, ऐसे ही जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, उसको आप कैसे करोगे? या तो आप स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और उसके सिंबल को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन से। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज? अब अलग अलग तरीके की फोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहली है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट से ही आपको समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संबंध। ठीक है, जब आपका किसी फोर्स के साथ संबंध होगा किसी भी माध्यम से, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई संबंध होगा, किसी तरीके से आप उससे कॉन्टैक्ट में होगे, तभी आप उसको क्या करा सकते हो? मूव करा सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अगर वो अपना हाथ लगा के किसी चीज़ को पुल नहीं करवा रही थी तो किससे? एक रोप की मदद से बॉक्स के कांटेक्ट में आके उसको मूव करवा रही थी, राइट? तो यही सारी फोर्सेस क्या होती हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, देखो फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली, वो सिर्फ तभी काम करती हैं जब कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के और किसी चीज़ के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर आ जा बॉक्स, अपने आप चल के मेरे पास आ जा, नहीं, इनसे कोई कांटेक्ट हुआ क्या? आपका और उस बॉक्स के बीच में कोई कांटेक्ट आया? नहीं। इसीलिए ये फोर्सेस तभी काम करेंगी जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकली कांटेक्ट होगा, यानी वो एक दूसरे से बॉडी से कनेक्टेड होंगी, कोई कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, पहली फोर्स है मस्कुलर फोर्स, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें कोई तरीके की फोर्स लग रही है। किसकी? हमारी मसल्स की, हमारी मांसपेशियां जो हैं काम कर रही हैं, तभी हम इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, जो भी फोर्स उत्पन्न होती है किसके माध्यम से भैया? मांसपेशियों के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स कब होंगी? जैसे आप एक जगह पे बैठे हुए हो और आपसे थोड़ी सी दूरी पे एक टेबल है, आपको उस टेबल से कुछ उठाना है, तो आप अपने हाथ को क्या करते हो भाई? स्ट्रेच करते हो ना, थोड़ा सा लंबा से खींचते हो और फिर आप उस चीज़ को ले लेते हो। ठीक, तो आपकी मसल्स में क्या है? आपको खिंचाव महसूस हुआ। तो ऐसे ही किसी भी काम को करने के लिए किसी भी मस्कुलर फोर्स में हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या करती हैं? इलोंगेट होती हैं, खिंचाव होता है। ठीक है, चलिए, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट यूज़ मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। हम लोग एनिमल्स और सारे फिशेज़, इंसेक्ट्स, सब कुछ ही क्या करते हैं? अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ह्यूमन यूज़ द मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट मैनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, आप सब ने ये देखा है। ठीक है, आप इसमें देखते हो कि एक जो भी एनिमल है वो क्या कर रहा है? हमारे लोड को, हमारे सामान को खींचने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत समय तक इन सारे एनिमल्स का क्या किया? इन एनिमल्स की फोर्स का, मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया। ठीक, अब मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी टू। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे तरीके के मस्कुलर एक्शंस जो हैं, मांसपेशियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है ना? सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं तो वो भाई कहाँ से जा रहा है? डाइजेशन तभी तो शुरू होगा
जब आप कुछ खाओगे, और खाओगे कहाँ से, अपने मुंह से खाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, बकल कैविटी कहते हैं। याद आ रहा है आप सबको, क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद बकल कैविटी के बाद ये जो सारा खाना है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, राइट। अब वो क्या करता है, हमारा जो पेट है वो क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। हमारा जब वो खाना नीचे पेट तक पहुंच रहा है, उससे पहले हमारी जो फूड पाइप पड़ती है उसमें एक तरीके की मूवमेंट होती है। याद रखिए, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट क्या करती है, जब आप खाने को अंदर करते हो, निगलते हो, तो आपको गले में फील होता है ना कि आप ऐसे खाने को अंदर की साइड कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आपकी जो मसल्स हैं वो खाने को नीचे की साइड क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं। एक एग्जांपल ये हो गया कि मसल ऐसे काम कर रही है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। धक 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 होती है ना, तो हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उसमें भी कौन काम कर रही हैं भैया, मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में भी मसल्स जो हैं काम में लगी हुई हैं, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने के या फिर हमारे आगे बढ़ते टाइम हमारे लिए रुकावट पैदा करती है, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो जो धरती है वो आप पे इस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। चले आगे चलते हैं। ऑन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। थोड़ी देर तक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है और उसके बाद क्या होता है, वो रुक जाता है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रही है सरफेसेस के बीच में, ठीक है। यानी ये जो बॉक्स है वो, और ये जो नीचे सरफेस है, बॉक्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सरफेस इसकी इस डायरेक्शन में क्या लगा रही है भैया, फोर्स लगा रही है, ठीक है। चलिए, दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट। वही बताया मैंने, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही होगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। दिस फोर्स इज़ व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट्स टू अ स्टॉप। ये फोर्स वही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले, वो फोर्स जो इस काम में आती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी फोर्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए अगर कोई फोर्स लग रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन आपको इस डायरेक्शन से रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम लोग पढ़ चुके। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई अगर आप हवा में उड़ रहे हो तो आप पे फ्रिक्शन नहीं लग सकती, राइट। आप पे फ्रिक्शन कब लगेगी, जब आप उस ऑब्जेक्ट को उस सरफेस के कांटेक्ट में लाओगे, यानी ये एक तरीके की कैसी फोर्स है, काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है वो कब जगता है, इरेगुलरिटीज़ इन टू सरफेसेस, जब असमानताएं होंगी किन में, किन्हीं दो सरफेसेस में, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट इवन सरफेसेस विच अपीयर स्मूथ, जो सरफेसेस स्मूथ दिखते हैं उसमें भी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट मतलब बहुत बारीक बारीक, ठीक है, बहुत बारीक बारीक इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। और जब उन्हें कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, वो दोनों आपस सरफेस क्या होते हैं, आपस में लॉक हो जाते हैं और रगड़ खाते हैं। बेसिकली क्या होती है, इनमें घिसड़ होती है और क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्स अगर इस डायरेक्शन में आप मूव कराओगे तो भाई ये वाला जो सरफेस है ना वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाने की कोशिश करेगा। समझ आया। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, भाई कॉन्टैक्ट फोर्स का उल्टा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जो फोर्सेस बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए भी लगा सकते हो आप, ठीक है। जैसे पढ़ते हैं हम यहाँ पे, देयर आर फोर्सेस दोज इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इवन इफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, मतलब वो कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं तो भी उन पर एक तरीके की फ़ोर्स लगा सकते हो। जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट को भले ही आप कोई फोर्स ना लगाओ, कुछ ना लगाओ, लेकिन वो क्या करेगी, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी,
ठीक है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट? आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट वाले चैप्टर जो 6th क्लास में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा दैट मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। जो मैग्नेट होती है वो अपने जैसे मटीरियल को, यानी जिन जिन चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकती तो नहीं करती, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, इवन वो मैग्नेट एक दूसरी मैग्नेट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, राइट। व्हेन टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, उनके सेम पोल्स को यानी नॉर्थ नॉर्थ को, ठीक है, या फिर साउथ साउथ को, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं। चलो हम देखते हैं इसमें बताना क्या चाहते हैं वो। ये हमारी मैग्नेट है, ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये हमारी दूसरी मैग्नेट है, ये रहा उसका नॉर्थ पोल। तो जब मैं इन दोनों मैग्नेट को आसपास लाने की कोशिश करूँगी उसमें क्या होगा भाई, ये इस डायरेक्शन में भागेगी, ये इस डायरेक्शन में भागेगी, मतलब ये दोनों अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे और क्या करेंगे, उन मतलब ये पास नहीं आएंगे, ये दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है एक इस डायरेक्शन में, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, जब लाइक पोल्स होते हैं, यानी जब पोल सेम होते हैं, आप नॉर्थ को नॉर्थ से या फिर साउथ को साउथ से मिलाओगे तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग भागेंगे। लेकिन जब आप नॉर्थ पोल को साउथ से मिलाओगे, आप साउथ पोल को नॉर्थ से मिलाओगे, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे। समझ आया? ठीक। इन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब मुझे कमेंट्स में आप लोग बताना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स थी क्या, ठीक है। वीडियो रोको और टाइप कर दो भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती क्या है, हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, ठीक। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो चीज़ें होती हैं जिन पे हम लोग करंट करके, मतलब उनमें करंट दौड़ा के हम उनको किसकी तरह बिहेव करवा सकते हैं, मैग्नेट की तरह। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आयरन की रॉड ली गई थी, कुछ चीज़ ली गई थी, उसके अराउंड वायरिंग करके जब उसमें से करंट दौड़ाया जा रहा था तो वो जो आयरन नेल है वो क्या कर रही थी, अपन उसके अंदर किस चीज़ की क्वालिटीज़ आ गई थी, मैग्नेट की, यानी वो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करने लग गई थी, अट्रैक्ट करने लग गई थी, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश। अट्रैक्शन यानी जो चीज़ आप पास आ जाएंगी, और रिपल्शन जिसमें वो दोनों चीज़ दूर जाएंगी, ये भी एक तरीके के पुश और पुल का ही तरीका है और एक तरीके की फोर्स है, ठीक। चलिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, जब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे किसी भी ऐसी चीज़ पे फोर्स लगाएगी, उसको हम क्या कहेंगे भैया, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। यानी ये समझ लो कि अगर मैग्नेट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, उस पर पुश पुल कुछ भी तरीके की ऐसी फोर्स लग रही है, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, ठीक है। सिंस अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, मैग्नेट तो भैया बिना कांटेक्ट में आए भी अपनी फोर्स लगा सकती है। हम लोग करते थे ना कि यहाँ पे कुछ आयरन का मटेरियल रखा और इधर मैग्नेट रखी, हम इसके पास ला रहे हैं, बस इतना पास भी अगर लाए हैं तो ये अपने आप ही अट्रैक्ट होकर इसकी साइड आ जाता था, है ना। तो ये एक तरीके की क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आना ही आना हो, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, चलिए। स्टैटिक का मतलब पहले अगर आप समझने की कोशिश करो तो स्टैटिक का मतलब होता है किसी तरीके का करंट, कोई ऊर्जा, कोई चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रो तो पता ही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो जो भी फोर्सेस या जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से, ठीक है, यानी एक आप इलेक्ट्रो से समझो कि एक तरीके की एनर्जी, ठीक, कोई हीट एनर्जी या फिर जो किसी करंट से उत्पन्न हो या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स जो जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक चार्ज कहेंगे, फोर्स कहेंगे, ठीक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल आर रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप ऑन देयर सरफेस। बचपन में सबको याद है, हम स्केल को अपने सर पे, अपने बालों पे ऐसे रगड़ते थे और उसके बाद पेपर के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करते थे कि देखो ये तो मैजिक हो रहा है, करते थे ना, ठीक है। तो ये क्या होता था, एक तरीके का स्टैटिक चार्ज है, ठीक। दूसरा एग्जांपल, सर्दियों में जब आप स्वेटर पहना हुआ होता है और आपके मान लो बाल खुले हुए हैं, तो आप देखते हो आपके बाल ऐसे उड़ने लग जाते हैं और खड़े से हो जाते हैं बाल ऐसे, है ना। और फिर जब आप अपने स्वेटर को उतारते हो तो आपके जो बाल हैं वो स्वेटर से चिपकते हैं और एक साउंड जनरेट करते हैं, सबने नोटिस किया है ये चीज़, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में रगड़ हुई है, दो सरफेसेस के बीच में एक
फ्रिक्शन हुआ है, नहीं, एक तरीके की उनके बीच में, हाँ आप कह सकते हैं एक फ्रिक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इनमें क्या जनरेट हुआ, स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ, राइट। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपने आप मूव नहीं करते। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर स्टैटिक चार्ज इज सेड टू बी अ चार्ज ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में स्टैटिक चार्ज आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब ठीक है, ये स्केल है, इसको आपने अपने सर पे जब ऐसे घिसा और जब आप अपने पेपर्स को उठाने जाओगे, ऐसे छोटे छोटे पेपर के बिट्स को जब आप उठाने जाओगे, तो ये स्केल जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह। इसको आप क्या कहोगे कि ये क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जिसमें भी स्टैटिक चार्ज आ जाता है उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और कुछ कुछ सर्टेन चेंजेस उसमें देखने को हमें मिलते हैं, ठीक। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन वेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यानी ये भी एक तरीके की कैसी फोर्स है भैया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके लिए भी आपको कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ये जो पेपर्स हैं ये इस स्केल पे चिपक पा रहे हैं बिना कॉन्टैक्ट में आए भी। क्या स्केल इसने बिल्कुल इनके ऊपर चिपका दिया, नहीं, वो थोड़ा सा ही ऊपर रखा गया, लेकिन ये पेपर जो है अपने आप ही अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी एक बताई गई है, ये दो बलून्स हैं। पहले तो में क्या है, वो अनचार्ज है, यानी इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब इन बलून्स को क्या किया गया, चार्ज किया गया। अब भाई चार्ज कैसे करेंगे, चार्जर लगा के? नहीं जी, चार्जर लगा के नहीं करोगे। कैसे करोगे, या तो आप इन्हें अपने सर पे रब करो, ठीक है, या फिर इनको अगर आप आपस में भी रब करोगे तो इनमें क्या जनरेट हो जाएगा, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब इनमें कोई चार्ज नहीं था, ये नॉर्मली है, लेकिन जैसे ही ये लोग चार्ज हो गए, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे, ठीक है। वी फाउंड आउट दैट टू सिमिलरली चार्ज बलून्स, जो सिमिलरली चार्ज बलून्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखो ये दोनों चार्ज थे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। Whereas a charged balloon and a woolen cloth attract each other, एक चार्ज बलून या फिर एक वुलन क्लोथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डज दिस इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बलून इज़ ऑन डिफरेंट काइंड, क्या ये दर्शा रहा है कि जो चार्जेस हैं वो बलून पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लग रहे हैं। सिंस द बलून वर चार्ज इन द सेम वे, दोनों को ही आपको सेम तरीके से चार्ज करना है। अगर इसको आप बालों में रगड़ के चार्ज कर रहे हो तो इसको भी आप वैसे ही चार्ज करिए, ठीक है। एज सिमिलरली चार्ज बलून्स रिपेल ईच अदर, जो सिमिलरली चार्ज बलून्स होते हैं, जो एक ही माध्यम से चार्ज किए गए होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में भागते हैं, ठीक है। एज द सिमिलरली चार्ज बलून रिपेल ईच अदर वी कैन इन्फर, हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वही भाई जो मैग्नेट में हो रहा था ना, कि नॉर्थ पोल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, बताया था, ये इस डायरेक्शन में भागेगा, ये इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक। तो सेम चीज़ हमारे बलून्स के साथ भी हो रही है। बोथ द रबिंग ऑब्जेक्ट एंड द रब्ड ऑब्जेक्ट गेट चार्ज बाय बट द एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको चार्ज किया गया है उनमें एक अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ में देयर अट्रैक्शन शोज दैट अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों में जो चार्जेस हैं वो अपोजिट काइंड में, मतलब आपने देखा कि ऊपर जो बलून्स थे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से पीछे की तरफ भाग रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, दो तरीके के स्टैटिक चार्जेस हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी आप कह सकते हो कि भैया एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी किसी चीज़ पे फोर्स लगाएगी, किसी अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगाएगी, हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो जब एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज चीज़ पे कोई फोर्स लगाएगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चार्ज बॉडी थी, ये अनचार्ज थी, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स लगा के, ठीक। तो ये कौन सा फोर्स है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और वेट एंड इट्स मेजरमेंट, क्या वेट को किस किस तरीके से मेजर कर सकते हो, ठीक है। मेजरमेंट हो कैसे रही है वेट की, हम ये पढ़ेंगे। स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, और क्या है, हम लोग वाटर की डेंसिटी और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलिए, इतने अगर चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिएगा।